नेतन्याहू के खिलाफ खामेनेई ने बनाया बड़ा प्लान। इजरायल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरी। ईरान ने तेज की इजरायल की घेराबंदी। ईरान के सहयोगी भी तेजी से हो रहे हैं मजबूत। पश्चिम एशिया में कभी भी बड़ी जंग शुरू हो सकती है और यह जंग एक बार फिर ईरान और इजरायल के बीच ही होगी, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि पिछले महीने दोनों देशों के बीच जो जंग हुई उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इजरायल का जंग शुरू करने का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना था, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। तो ईरान को भी एहसास है कि अगर वो कमजोर हुआ तो फिर से उस पर हमला होगा। खुद की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ईरान ताकतवर मुल्क बना रहे। वैसे भी यह माना जाता है कि पश्चिम एशिया में ईरान ही क्षेत्रीय संतुलन को बनाए हुए है, नहीं तो बाकी के देश अमेरिका के इशारे पर काम करते दिखाई देते हैं। ईरान ही एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है और अब वो खुलकर तैयारी कर रहा है। खामेनेई साफ कर चुके हैं कि अगर अब हमला हुआ तो अमेरिका को भी सख्त सजा दी जाएगी। फिलहाल ईरान और इजरायल में सीज फायर चल रहा है, लेकिन ना तो इजरायल को ईरान पर भरोसा है और ना ही ईरान को इजरायल पर। पर्दे के पीछे से जंग जारी है। एक तरफ ईरान में मोसाद से जुड़े लोग लगातार तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने तमाम सहयोगियों सशस्त्र संगठनों को मजबूत बना रहा है। हूती यमन में बेकाबू हो चुके हैं, वो इजरायल से लेकर अमेरिका तक सभी पर हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह तेजी से खुद को मजबूत बना रहा है और इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। तो वहीं इराक में ईरान समर्थित गुट ड्रोन हमलों से संदेश भेज रहे हैं। यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका के साथ उसकी बातचीत की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे इजरायल के खिलाफ ईरान के बड़े चक्रव्यूह की, जिसमें फंसने वाला है इजरायल। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और सबसे पहले हम बात करेंगे इजरायल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ भड़की बगावत की। नेतन्याहू की लोकप्रियता इजरायल में तेजी से कम हुई है। नेतन्याहू हमास की कैद में बंद इजरायलियों को अब तक आजाद नहीं करा पाए हैं। अब तक जितने भी कैदी रिहा हुए तो उसके लिए इजरायल को हमास से सौदा करना पड़ा है, लेकिन 50 से ज्यादा इजरायली अभी भी हमास की कैद में है और उनकी रिहाई को लेकर नेतन्याहू पर अब दबाव बढ़ रहा है। अपने आप को बचाने के लिए ही उन्होंने ईरान पर हमला किया था। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि सप्ताह भर की जंग में ही ईरान घुटने टेक देगा, उसके परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन नेतन्याहू की उम्मीदें तब टूट गई जब ईरान ने तीखा पलटवार किया। इजरायल ही मलबे में बदलता दिखाई देने लगा। अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो इजरायल का अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। यानी ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने का जो दांव नेतन्याहू ने खेला था वो उन पर ही उल्टा पड़ गया, जिसके बाद अब नेतन्याहू के खिलाफ उनके सहयोगी ही हमलावर हो गए हैं। तो जनता सड़कों पर उतर आई है। इजरायली जनता ने हमास के साथ समझौता करने की डिमांड नेतन्याहू से की है। लोगों ने युद्ध विराम को लेकर समझौता करने की मांग की है, क्योंकि वो लोग करीब 2 साल से चली आ रही इस जंग से थक चुके हैं। इजरायल के लोगों का कहना है कि युद्ध अब खत्म किया जाए और गजा में बंद सभी 50 जीवित या जिनकी जान चली गई है उन सभी बंधकों को वापस लाया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायल की जनता को अब अपने ही प्रधानमंत्री पर कोई भरोसा नहीं रहा है और इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौता कराने के लिए हस्तक्षेप करे। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए हुए थे जिस पर लिखा हुआ था कि ट्रंप को बड़ा समझौता कराना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि गजा में संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एक टेबल पर लाया जा सके, यानी कोई वार्ता हो सके, क्योंकि अगर जल्दी ही इसका समाधान नहीं हुआ तो ये हालात बेहद खराब हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे और इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ेगा। यानी नेतन्याहू ने जिस सवाल से जनता का ध्यान हटाने के लिए ईरान से जंग की शुरुआत की थी, वो सवाल अब और भी मुश्किल हो चुका है, जटिल हो चुका है। अब इजरायल की जनता को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं दिख रहा। तो दूसरी तरफ ईरान ने इजरायल की घेराबंदी भी तेज कर दी है। यानी नेतन्याहू की मुश्किलें अब आगे और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ यमन में हुती विद्रोहियों को ईरान की तरफ से हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी गई है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जो कभी लेबनान में ईरान की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, उसे फिर से मजबूत बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। हिजबुल्लाह को ईरान की मदद सीरिया के जरिए पहुंचती रही है, लेकिन सीरिया में भी अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बशर अल असद की सत्ता कमजोर हुई है
और ईरान की सीधी पहुंच लेबनान तक अब पहले जैसी आसान नहीं रही। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने सीरिया पर हमला बोला और ईरान जिस तरह से सीरिया के समर्थन में खुलकर सामने आया, उसके बाद अब ईरान के लिए सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक मदद पहुंचाना आसान होता दिखाई दे रहा है। यानी खुद इजराइल ने ही ईरान की मदद कर दी। दरअसल ईरान को एक बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्दी ही बातचीत शुरू हो सकती है, वो समय वक्त बिताने की कोशिश हो रही है। इजराइल वक्त का इंतजार कर रहा है और वो एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है और इसी के चलते ईरान भी खुद को तेजी से मजबूत बना रहा है। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका से ही इस तरह की रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका का हथियार भंडार खत्म हो गया है। अगर अभी जंग होती है तो अमेरिका 8 दिन ही जंग लड़ पाएगा और इसके बाद उसके हथियार खत्म हो जाएंगे और बिना हथियारों के अमेरिका को सरेंडर करना होगा या फिर दूसरा रास्ता परमाणु बम का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि आज की दुनिया में किसी भी देश के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करना आसान नहीं है। इसके साथ ही जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी, उस दौरान भी ये खबरें सामने आ रही थी कि इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई है और यही कारण था कि इजराइल ईरान की तरफ से आने वाली अधिकांश मिसाइलें नहीं रोक पा रहा था, जिससे इजराइल में भारी तबाही मची और इसी के चलते वो सीज फायर कराने के लिए मजबूर हो गया। अब ईरान को एक बात तो पता है कि हथियारों की इस कमी को पूरा करने में लंबा वक्त लगेगा और इसका इस्तेमाल ईरान खुद को मजबूत करने के साथ ही दुश्मनों को कमजोर करने की कोशिश में भी कर रहा है और इसके लिए प्रॉक्सी नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार साफ कह चुके हैं कि अभी वार्ता का समय नहीं है। यह बयान यूं ही नहीं दिया गया। ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं है, बल्कि अपने विकल्पों को फिर से मजबूत कर रहा है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के माइकल नाइट्स की बात यहां गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि ईरान की अपने गुटों को सप्लाई घट सकती है, लेकिन सप्लाई रुकने वाली नहीं है। इसका मतलब साफ है कि चाहे वो हथियार हो, इंटेलिजेंस हो या रणनीतिक सलाह, ईरान अपने नेटवर्क को जिंदा रखेगा। और अब यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का गेम नहीं रहा, बल्कि ईरान की सत्ता की साख का सवाल है और जब साख दांव पर हो तो प्रॉक्सी वॉर ही उसका सबसे भरोसेमंद हथियार होता है। इसके साथ ही ईरान को चीन और रूस की तरफ से मदद भी मिल रही है। पिछले 1 महीने में रूस और चीन से कई परिवहन विमान तेहरान पहुंचे हैं और ये विमान कुछ देर तेहरान में रुकने के बाद वापस भी लौट गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये विमान रात के समय ही तेहरान पहुंच रहे हैं, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि इन विमानों में डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें हो सकती हैं। ईरान इस समय अपने डिफेंस सिस्टम पर ही सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि कमजोर डिफेंस सिस्टम के चलते ही अमेरिका के बम वर्षक विमान उसके परमाणु संयंत्रों पर बमबारी कर आसानी से वापस लौटने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब ईरान पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने ही देश में बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता सड़कों पर उतर आई है तो गठबंधन के 2 प्रमुख सहयोगी अलग हो चुके हैं, यानी नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो गई है। सरकार बहुमत खो चुकी है। ऐसे में नेतन्याहू हर तरफ से मुसीबत में घिर गए हैं। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।